Assalamu alaikum. We were discussing the topic ऑटोस्क्लेरोसिस. Now we're going to discuss about its diagnosis. जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो टेस्ट करने होते हैं. ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करते हैं, ऑडियोमेट्री करते हैं, टिम्पैनोमेट्री करते हैं, स्पीच ऑडियोमेट्री करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पे डिफरेंट इसके होते हैं डायग्नोसिस के लिए. उसमें डायग्नोसिस में हमने उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वो देख लिया था कि फ्लेमिंगो साइन मिलता है ना, श्वार्ट्ज साइन मिलता है. सो नेक्स्ट आपके पास देखें, अब मैंने आपको बताया कि स्टेपिस की जो बोन होती है वो फिक्स हुई होती है. तो आप खुद सोचें कि स्टेपिस बोन फिक्स होगी तो क्या होगा. एयर कंडक्शन जो है वो कम हुई होगी कि बोन कंडक्शन कम हुई होगी. एयर कंडक्शन कम हुई होगी ना. सो जब हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करेंगे, रीनीस टेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या आएगा, उसमें एयर कंडक्शन कम होगी और बोन कंडक्शन ज़्यादा हुई होगी. मतलब वो उससे नॉर्मल होगी ना बोन कंडक्शन. सो एयर कंडक्शन इज़ लेस दैन बोन कंडक्शन. तो रीनीस टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा. और अगर हम वेबर्स टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जिस साइड का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है ना, मीन्स दैट अगर आपके इस कान में, अगर आपके ये जो है राइट कान है, तो इसकी एयर कंडक्शन ख़राब है ना, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, तो वेबर टेस्ट क्या होगा, उस तरफ लेटरलाइज हो जाएगा. पेशेंट कहेगा मुझे यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही है. ठीक हो गया. उसके बाद अगर हम उसका ABC टेस्ट करेंगे, ठीक है, एयरबोर्न कंडक्शन, तो बोन कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो ठीक है. तो ABC टेस्ट में क्या होगा, वो नॉर्मल आएगा. सो ये आपके ट्यूनिंग फॉक टेस्ट हो गए. फिर आप करते हैं ऑडियोमेट्री. आपको पता है ना, ऑडियोमेट्री करते हैं, प्योर टोन और ऑडियोमेट्री करते हैं. तो इसमें आपके पास ग्राफ आता है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द हेयरिंग लॉस इन द डेसिबल्स. ठीक है. तो अब ये आपके पास जो है ना, इस तरह का ग्राफ आता है ऑडियोमेट्री में. ये आपको क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो दो लाइंस नज़र आ रही हैं. दो लाइंस आपको क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं कि आपकी जो बोन कंडक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर कंडक्शन. टू लाइंस है ना, तो एयर बोन गैप आ रहा है आपके पास. एयर बोन गैप कितना आ रहा है, ये आपके पास जो है ये कंडक्शन के लिए है ना, ये जो है हमारे पास एयर वाला, तो ये 60 डेसिबल्स पे है और ये आपका जो है 0 डेसिबल्स पे है. कितना तकरीबन गैप आ रहा है. बोन कंडक्शन ज़्यादा है एयर कंडक्शन से, हमने अभी देखा था उसमें ट्यूनिंग फॉक टेस्ट में. तो ये कितना आ रहा है, तकरीबन 60 डेसिबल्स का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में. मतलब बहुत ज़्यादा मसले की बात है. ठीक है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो गया. और क्या आपको नज़र आ रहा है, और आपको नज़र आ रहा है कि लोअर फ्रिक्वेंसीज पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ज़्यादा है. ठीक है, 250 फ्रिक्वेंसी पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस 60 डेसिबल्स का आ रहा है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर फ्रिक्वेंसीज की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है ग्राफ, मीन्स ठीक होता जा रहा है. इट मीन्स दैट लोअर फ्रिक्वेंसीज पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी हेयरिंग लॉस में कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में लो फ्रिक्वेंसीज पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है. इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ऊपर भी देखी है, कारहार्ट नॉच. कारहार्ट नॉच क्या होती है कि ये देखें, आपके पास बोन कंडक्शन की अगर हम देखें बात करें तो 2000 हर्ट्ज़ पे आपको एक डिप नज़र आ रही है. वैसे आपके पास नॉर्मली ऐसे जा रहा है, मतलब कि ऐसे डिप डाउन हो रहा है फिर ऊपर की तरफ आ रहा है. तो 2000 हर्ट्ज़ पे जो आपका MCQ भी है, आपको अगर डिप मिले, इट मीन्स दैट द पेशेंट इज़ हैविंग द ऑटोस्क्लेरोसिस. ये इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है. आपको ऑडियोग्राम पे 2000 हर्ट्ज़ पे डिप मिल जाती है तो दैट एक्चुअली शोज़ द कारहार्ट नॉच, और ये आपको होता है कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ऑटोस्क्लेरोसिस. ठीक है, तो ये आप देखें, 250 पे 0 डेसिबल्स है, 500 पे 5 डेसिबल्स है, 1000 पे 10 डेसिबल्स है और 2000 पे 20 डेसिबल्स है. और जैसे हम 4000 पे जा रहे हैं दोबारा से 5 डेसिबल्स हो गया. ठीक है, सो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. ये दूसरा हमने डायग्नोसिस कर लिया. तीसरा आपको होता है स्पीच ऑडियोमेट्री, क्योंकि स्पीच ऑडियोमेट्री मोस्टली आपकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट आपका जो है नॉर्मल कंसिडर करता है. स्पीच ऑडियोमेट्री जो होता है ना, वो इस केस में तकरीबन नॉर्मल ही होता है. क्योंकि सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो ना, अगर पेशेंट को कॉक्लिया की इन्वॉल्वमेंट हो, फिर हमारे पास स्पीच ऑडियोमेट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. यहाँ पे आपका जो स्पीच ऑडियोमेट्री हम करेंगे वो नॉर्मल होगा. ठीक है, ये आपका प्योर टोन ऑडियोमेट्री है. और वो जो दूसरा मैं आपको बता रही हूँ स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करने वाला, वो स्पीच ऑडियोमेट्री होती है. ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की जो स्पीच है वो कितनी अंडरस्टैंड कर रहा है दूसरे पर्सन की. ठीक है, उसके बाद जो है हमारी टिम्पैनोमेट्री आती है. अगर तो आपने टिम्पैनोमेट्री की वीडियो देखी हुई है, आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सी आएगी इसमें कर्व. टाइप AS आएगी. और मैंने आपको बताया था AS जो कर्व होती है, इसमें S स्टैंड फॉर सेक्लेरोसिस. तो स्टेपीडियल सेक्लेरोसिस में AS टाइप आएगी, जिस इट मीन्स दैट मोबिलिटी में प्रॉब्लम आई हुई है, मूव नहीं कर रही हमारी स्टेपीज. ठीक है, तो ये वाली कर्व आएगी इसमें. सो जब आप पेशेंट की जो है ना डायग्नोसिस करोगे, सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री लोगे, उसकी सारी वो जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, फीमेल, एज वगैरह. ठीक है, उसके फिज़िकल अपीयरेंस देखोगे.
उसको एग्जामिन करोगे फिजिकली कि उसको कहीं और वो तो नहीं हुआ हुआ, कहीं उसको जो है पेजर्स डिजीज़ तो नहीं हुई हुई, उसको ऑस्ट्रोजेनेसिस इन्फेक्टा तो नहीं हुआ हुआ। वो सब आपने एग्जामिन करने के बाद आपने ये टेस्ट करना है, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, प्योर टोन ऑडियोमेट्री जिसमें कार्हार्ट नॉच आएगी, स्पीच ऑडियोमेट्री करोगे आप और टिम्पैनोमेट्री करोगे, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके क्या होंगे, ये आपने याद कर लेने। आपका यूक्यू है कि सीरियस ओटाइटिस मीडिया, एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, टिम्पैनोसेक्लेरोसिस, एटिक फिक्सेशन ऑफ मेलिस, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, कंजेनिटल स्टेपिस फिक्सेशन। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि पेजर्स डिजीज़, ठीक है। ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट आप जो है ना इसमें मेडिकल करते हो, सर्जिकल करते हो। मैंने आपको बताया था जब फ्लेमिंगो साइन हो तो आपने सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें आप सोडियम फ्लोराइड जो है ना वो देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये रिजॉर्प्शन फर्दर होनी होती है ना बोन की, वो ठीक करती है, उसको नहीं होने देती। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को जो है पेजर्स डिजीज़ है तो आपने उसका ट्रीटमेंट देखा होगा कि उसके लिए आप जो है पेशेंट को बिसफॉस्फोनेट्स वगैरह दे देते हो, ठीक है, बोनी प्रॉब्लम होगी तो। सर्जिकल आप जो है स्टेपिटेक्टमी करते हो। स्टेपिटेक्टमी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली द सोडियम फ्लोराइड जो आपने पेशेंट को मेडिसिन देनी होती है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है बिकॉज ये आपने इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्यू बार बार आता है तो आपने ये कैप्सूल्स याद रखने हैं। आप इसमें हेयरिंग एड्स भी यूज़ कर सकते हो, आप पेशेंट को जो है हेयरिंग एड्स भी दे देते हो, ठीक है, ये भी आप दे सकते हो पेशेंट को। सो आप हेयरिंग एड्स उस केस में देते हो जब आपकी स्टेपिटेक्टमी जो होती है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब ये देखिए स्टेपिटेक्टमी आप कैसे करोगे, आप इधर से जाओगे बाहर से एक्सटर्नल एयर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ उठाओगे, इधर आओगे, स्टेपीज़ आपको मिल जाएगी, आप स्टेपीज़ को उठा के ना उतार दोगे, जो फिक्स हुई हुई है उतारोगे, और ये जो इसकी फुट प्लेट होगी उसमें आप होल बनाओगे, होल बना के आप उसमें प्रोस्थेसिस इम्प्लांट कर दोगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उठाई हुई है, इधर आप गए थे, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टेपीज़ को उतार दिया है, और ये देखो इसकी इसकी जो फुट प्लेट है उसके अंदर होल किया हुआ है उन्होंने, होल करके उसके अंदर उन्होंने प्रोस्थेसिस इम्प्लांट कर दिया। इससे क्या होगा, अब नॉर्मल हमारे पास कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये देखें दोबारा से स्टेपीज़ जो है ऑटोसिक्लेरोसिस हुई हुई थी, हमने क्या किया, स्टेपीज़ को रिमूव कर दिया। ये आपको रिमूवल नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है इसकी फुट प्लेट में हमने होल किया हुआ है, होल करके आपने वहाँ पे प्रोस्थेसिस इम्प्लांट कर दिया, ठीक है, प्रोस्थेसिस इम्प्लांट कर दिया। इस तरह से आपको नज़र आता है स्टेपीज़ इज़ रिप्लेस्ड विद अ टाइटेनियम प्रोस्थेसिस। इसके अलावा दूसरे भी प्रोसेसेस आपकी बुक में भी बने हुए हैं कि प्लैटिनम का भी हो सकता है, टेफ्लॉन का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट कौन सा अफोर्ड कर सकता है। डिफरेंट इसकी प्राइसेस होती हैं, तो पेशेंट जो अफोर्ड कर सकता है वो बोला हम प्रोसेसेस इम्प्लांट कर देते हैं। सो इसको आप जो है स्टेपिडेक्टमी भी कहते हो बिकॉज आप इसमें स्टेपीज़ को रिमूव करते हो, और दूसरा इसको स्टेपिटोटोमी क्यों कहते हो, स्टेपिटोटोमी क्यों कहते हो, क्योंकि आप इसमें होल करते हो, ठीक है। सो ये आपके सारे प्रोसेसेस हैं, ये आपके इम्प्लांट्स दिखाए हुए हैं कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेसेस जो होते हैं आपके सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, आपने कब इसको सर्जरी करनी है, मैंने आपको बताया ना कि इसके दूसरे भी ऑप्शन हैं, आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, आप उसको हेयरिंग एड्स भी देते हो, लेकिन आप इसको किस केस में करोगे सर्जरी को, जब पेशेंट का जो एयरबोन का गैप आ रहा है ना, कंडक्शन गैप, वो 15 डेसिबल्स या 30 डेसिबल से ज़्यादा है, एटलीस्ट 15 डेसिबल से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था उसमें जो आपका ऑडियोग्राम था उसमें 60 डेसिबल्स का डिफरेंस आ रहा था तकरीबन। अगर तो और इसके अलावा पेशेंट का जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर होना चाहिए वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ये इन्होंने क्यों बताया, क्योंकि अगर पेशेंट का अंदर कॉक्लिया ख़राब है, कॉक्लिया ख़राब होगा ना तो उसकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्कोर 60% से कम होगा, ठीक है। मीन्स वो स्पीच को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स दैट पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है, उसका कॉक्लिया ख़राब है, ठीक है। सो अगर उसका कॉक्लिया ख़राब है, अंदर इनर ईयर उसका सारा ख़राब है, तो आप उसको स्टेपिस सही कर दो उसका, ठीक है, तो क्या फ़ायदा। जैसे हमने मेरिंगोप्लास्टी और टिम्पैनोप्लास्टी में भी देखा था कि अगर पेशेंट का इनर ईयर ख़राब है, आप बाहर से उसका मिडल ईयर की चीज़ें ठीक कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा उसका ठीक करने का, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना। तो उस केस में आपने जो है वो नहीं करना होता। तो 60% से ज़्यादा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन हो पेशेंट की, फिर आपने करना है। इसके अलावा अगर आपको कार्हार्ट नॉच मिल जाती है तो आपने पेशेंट की सर्जरी कर देनी होती है, लेकिन आपने किस केस में नहीं करनी, वही बात हर सर्जरी का यही होता है कि ओनली हेयरिंग एयर, एक कान उसका ठीक है, आप उसमें भी सर्जरियाँ करना शुरू कर दो तो दोनों कान भी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को मीनियर्स डिजीज़ है, ये हम आगे देखेंगे उसमें क्या होता है। मीनियर्स डिजीज़ में क्या होता है कि अगर पेशेंट को पहले से मीनियर्स डिजीज़ हो तो उसकी वजह से पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकती है। यंग चिल्ड्रन, आपको यंग चिल्ड्रन का पता है ना, यूस्ट्रेशन ट्यूब वैसी उनकी बड़ी ख़तरनाक होती है, छोटी सी होती है, इनको इन्फेक्शन होते रहते हैं अंदर, ईजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उनको नहीं करना। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं ना, प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, एयर ट्रैवलर्स होते हैं। एयर ट्रैवलर्स क्यों,
इनके तो वैसे एयर प्रेशर इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हमने इनके कान में सर्जरी की ना तो फिर क्या होगा, बहुत कुछ होगा। मीन्स उनकी जो है ना एयर प्रेशर चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना कान में, तो उनका डैमेज हो सकता है। नॉइज़ी इन्वायरमेंट्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं, नॉइज़ी इन्वायरमेंट्स में क्या होता है, ज़्यादा जो स्टेपीज होगी ना, मतलब जितना नॉइज़ी इन्वायरमेंट होगा उतनी हमारी सारी वो ऑसिकल्स मूव करेंगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उतनी तेज़ी से मूव करेगा। तो अब हमने अंदर बेचारा अपना प्रोसेसेस लगाया हुआ है, कोई इतनी आला चीज़ तो वो है नहीं है, स्टेपीज़ की तरह तो नहीं हो सकता ना वो। तो नॉइज़ी इन्वायरमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उन लोगों में नहीं हमने ये करना होता ये वाला प्रोसीजर, ठीक है। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट से पूछना है कि आप कहीं कहाँ पे ऑक्यूपेशन, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप कहीं नॉइज़ी इन्वायरमेंट में काम तो नहीं करते, आप एयर ट्रेवलर तो नहीं ज़्यादा, आप एयर हॉस्टेस तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये वाले तो रिलेटिव होते हैं ना, कि ओटाइटिस एक्सटर्ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, एक्सोस्टोसिस, कि इनमें तो वैसे ही मतलब पहले पेशेंट को ये चीज़ें ट्रीट करो फिर अपनी सर्जरी शुरू करो, ये तो वैसे ही रिलेटिव होती हैं, कॉमन होती हैं, ठीक है। सो ये जो इसमें ओनली हेयरिंग एयर है और ये वाला जो पॉइंट है, ये तो आपके जो है ना नॉर्मल होते हैं, मतलब ये हर मतलब ये टिम्पैनोप्लास्टी में, रिंगोप्लास्टी में भी हमने देखा था कि ये वाली सर्जरीज़ का स्टेप्स क्या होते हैं स्टेपेटेक्टमी के, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती है ना कि आप मिडल एयर में जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, आप अंदर सर्जरी कर रहे हो तो सारे स्ट्रक्चर्स में किसी ना किसी को तो तबाह करके रख सकते हो आप, ठीक है। क्या कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अंदर फेशियल नर्व है उसको इंजर कर सकते हो अगर आपने सर्जरी सही परफॉर्म नहीं की, इंकस को आप डिसलोकेट कर सकते हो, आप कॉर्डा टिम्पैनाई को इंजर कर सकते हो, आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन कर सकते हो सर्जरी करते वक्त। पेशेंट को वर्टाइगो हो सकता है, जो कि पहले नहीं था, हमने सिम्टम्स में देखा था कि उस पेशेंट को जो है वो कोई वर्टाइगो नहीं होता, लेकिन बाद में हो सकता है आप सर्जरी करो तो। उसके बाद जो है ये पैरेलिम फिस्टुला बन सकता है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिव लॉस हो सकता है, किस केस में होगा, आपने जो प्रोसेस इम्प्लांट किया है वो बहुत ही छोटा सा रहा था बेचारा, ठीक है, या बहुत ही लूज़ आपने लगा दिया, लूज़ लगाया या शॉर्ट लगा दिया, जिसकी वजह से पेशेंट का जो कंडक्टिव लॉस था वो हुआ ही नहीं है ठीक, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोसेसेस, कि जो आपने प्रोसेसेस इम्प्लांट किए वो अपनी जगह से हिल सकता है, ठीक है। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ साथ। किस तरह से हो सकता है, वही हमारे पास कि आप कोई ट्रॉमा वगैरह कर सकते हो जिसकी वजह से आपका लेब्रिंथ इन्वॉल्व हो जाए, या डेड एयर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि 90% लोग जो होते हैं ना, या आपका पीछे लिखा हुआ है कि 90% लोगों में इससे जो है ना ठीक हो जाती है उनकी हेयरिंग, ठीक है। उसके बाद जो है बताया हुआ है इन्होंने कि स्लोली प्रोग्रेसिव जो है ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी लॉस होना शुरू हो जाता है, इस वजह से हमें फॉलो अप करना होता है पेशेंट्स को, और कभी कभार तो कुछ लोग डेड एयर भी हो सकता है, इसलिए हमने जो पहले से एक ही कान उनका ठीक है तो उस केस में हमने नहीं पेशेंट का करना होता है, हेयरिंग एड भी हम देते होते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हेयरिंग लॉस हो सकता है, कौन सा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, किस केस में, जब आपका प्रोसेस लूज़ है या छोटा लगाया आपने, ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है कि आप ट्रॉमा कर दो, आपको डिजीनेस और वर्टाइगो या टेनिटाइटिस भी हो सकता है। देखिए यूक्यूज़ आए हुए हैं ऑटोस्क्लेरोसिस से 5 आए हुए हैं, इसमें सबसे पहले देखिए 27 ईयर ओल्ड फीमेल है 27 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। ये मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स इसके बताए थे। स्लोली प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस हो रहा है उसको, टिनाइटिस है, ठीक है। और उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2000 हर्ट्ज पे आपके पास जो है वो हेयरिंग लॉस हो रहा है, नॉच आ रही है, डिप आ रही है, कारहार्ट नॉच है ये, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे। अब ये देखें ये भी 28 ईयर्स की है, टीचर है, ठीक है, और इसको भी हेयरिंग लॉस हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, टिनाइटिस है उसको, और ये इसकी जो है आगे से रेनिस टेस्ट नेगेटिव है इसका, और ABC जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या होगा, ऑटोस्क्लेरोसिस होगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें भी आपके पास देखें कारहार्ट नॉच का बताया हुआ है। उसके बाद ये देखें मिडल एज, वो भी 25 ईयर्स की थी, ये भी मिडल एज की फ़ीमेल है, उसका भी प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस होता है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। और प्रेगनेंसी का बताया हुआ है, और उसके बाद जो है टिनाइटिस होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास वो है। ये देखें यहाँ पे भी 25 ईयर्स की लड़की है, राइट साइड की डफनेस है, बेटर हियरिंग एट द नॉइजी प्लेसेस, ये कौन सा केस है, ये वो पैराक्यूसिस बोला है, ठीक है। पैराक्यूसिस जो उसको नॉइजी इन्वायरमेंट से ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, ये वो बोला है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, मैंने आपको बता दी, हिस्ट्री एग्जामिनेशन वगैरह करोगे और वो सारे टेस्ट करोगे, ट्रीटमेंट आप क्या दोगे उसको, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, हियरिंग एड्स को आपने नहीं बोलना, दिस इज़ ऑल अबाउट इट।